सर्दियों की शाम थी। हल्की हल्की ठंड के बीच धुंधला सूरज ढलने को था। छोटे से मिट्टी के घर के सामने एक गरीब किसान रामू चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पत्नी गीता पास में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ चूल्हे की आग की हल्की हल्की चटकने की आवाज़ तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद रामू ने चुप्पी तोड़ी। गीता, इस बार भी फसल ठीक से नहीं हुई। बारिश का इंतजार करते करते खेत सूख गए। कितनी मेहनत की थी, पर सब बेकार गया। गीता ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रोटियां सेकती रही, पर उसकी आंखों में भी वही चिंता झलक रही थी जो रामू के चेहरे पर थी। रामू ने एक बार गहरी सांस ली और फिर से बोला, हमारे पास अब तो बीज खरीदने की पैसा भी नहीं बचे। ऊपर से कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। सोचता हूँ कि इस बार कुछ और काम कर लूँ, शायद मजदूरी करूँ, पर खेती के बिना जीना भी तो मुश्किल है। हमारे बाप दादा भी यही करते आए थे, पर अब लगता है कि जैसे किस्मत ही हमसे रूठ गई है। गीता ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, रामू, हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं। किस्मत का क्या भरोसा, भगवान भी देख रहे होंगे। कभी ना कभी हमारी हालत बदलेगी। तुम इतना परेशान मत हो। रामू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कब बदलेगी गीता? रोज देखता हूँ बच्चों के चेहरे, उनके स्कूल के कपड़े भी अब पुराने हो चुके हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या हम उन्हें ऐसे ही पालते देखेंगे? गीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पोंछते हुए कहा, रामू, मैं जानती हूँ हालत कठिन है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। खेतों में काम नहीं हुआ तो क्या, कहीं और देख लो, कुछ न कुछ हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेंगे। रामू ने गीता की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी निराशा थी। पता नहीं गीता, ये कब तक चलेगा। कभी कभी लगता है कि इस गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हम बस यूं ही चलते रहेंगे, दिन रात मेहनत करते हुए, लेकिन फिर भी भूखे रहेंगे। गीता ने उसके पास बैठते हुए कहा, रामू, हम दोनों साथ हैं, यही बहुत है। हम मिलकर इस मुश्किल को पार कर पाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन सब अच्छा होगा। रामू ने गीता की ओर देखा और उसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई और हिम्मत महसूस की। उसने गहरी सांस ली और गीता का हाथ थामते हुए बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से कोशिश करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। गीता ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दोनों चुपचाप उस ठंड की शाम में एक दूसरे का सहारा बनकर बैठे रहे। कुछ महीने बीत गए और रामू और गीता ने मेहनत जारी रखी। इस बार रामू ने अपने खेत में आलू बोने का फैसला किया। आलू की खेती के बारे में उसने गांव के कुछ और किसानों से सुना था। उन्हें उम्मीद थी कि आलू की फसल से थोड़ी राहत मिलेगी। गीता भी पूरे मन से रामू का साथ दे रही थी। दोनों ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेतों की जुताई से लेकर पानी की सही व्यवस्था तक हर काम समय पर किया। फसल के दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहे थे। रामू और गीता को उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फिरता दिखने लगा। फसल कमज़ोर थी, आलू के पौधे ज़्यादा मजबूत नहीं थे। जब फसल तैयार हुई और दोनों ने खेत से आलू निकालने को शुरू किया, तो उन्हें हाथों में बस छोटे मोटे कमज़ोर आलू आए। रामू निराश होकर खेत में बैठ गया। मिट्टी से सने हाथों को अपने सिर पर रखते हुए बोला,
गीता, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, बस इतने से आलू। इससे हमारा घर कैसे चलेगा? गीता ने खेत की ओर देखा और उसकी आंखों में भी निराशा साफ झलकने लगी। उसने रामू के पास आकर कहा, शायद इस बार भी भगवान की यही मर्जी थी रामू। हमने अपना काम तो पूरा किया, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं दी। रामू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या अब हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, हर बार ऐसा ही होता है। अब तो मुझे खुद पर भी शक होने लगा, शायद मैं ही खेती के काबिल नहीं रहा। गीता ने रामू के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा मत कहो रामू, तुमने कोई गलती नहीं की। ये हालात हमारे साथ नहीं है। हर बार हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने गीता की ओर देखा। गीता, मैं तुम्हें और बच्चों को इस गरीबी में यूं ही नहीं देख सकता। हर बार फसल खराब होती है, हर बार उम्मीदें टूटती है। अब तो लगने लगा है कि हमें शायद कभी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। गीता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रामू, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है कि इस बार भी हमारी मेहनत रंग न लाए हो, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा जब हमारा संघर्ष सफल होगा। हम फिर से कोशिश करेंगे। रामू ने गीता की आंखों में हिम्मत और विश्वास देखा। वो जानता था कि गीता की बातें उसे संभाल रही है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो गीता, शायद हमें अभी और मेहनत करनी है। मैं हार नहीं मानूंगा। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो हिम्मत चाहिए रामू। हम साथ हैं, और जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। दोनों ने फिर से एक दूसरे का साथ थामा और फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वे मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, और वे कोशिश करने वाले थे। रामू और गीता ने आलू की फसल में नुकसान उठाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन अब स्थिति और भी विकट हो चुकी थी। घर में खाने पीने की कमी हो गई थी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था। रामू के पास अब एक ही रास्ता बचा था, साहूकार से फिर से कर्ज लेना। वो जानता था कि ये जोखिम भरा है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन रामू भारी मन से गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार एक झलक और कठिन व्यक्ति था, जिसने पहले ही रामू पर बहुत सा कर्ज बढ़ा रखा था। जब रामू ने उससे और कर्ज मांगा, तो साहूकार ने तेजी हंसी के साथ कहा, रामू, तुझ पर पहले से ही इतना कर्ज है, अब और कैसे देगा? लेकिन अगर तू फिर से कर्ज लेना चाहता है, तो इस बार जमानत के तौर पर अपनी थोड़ी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर भारी दिल से सहमति जताई। वो जानता था कि अगर इस बार भी फसल ठीक नहीं हुई, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। साहूकार ने पैसे दिए और रामू ने घर लौटकर गीता को सारी बात बताई। गीता ने दुखी होकर कहा, रामू, जमीन गिरवी रखना खतरनाक है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस बार हमें फसल होना ही पड़ेगा। रामू और गीता ने इस बार सब्जियां उगाने का फैसला किया। उन्होंने बैगन, टमाटर, मिर्च और कुछ हरी सब्जियों की खेती शुरू की। दोनों ने फिर से जी जान लगाकर मेहनत की। दिन रात खेतों में काम किया, हर पौधे की देखभाल की, बारिश के लिए प्रार्थना की और हर कदम पर आशा की इस बार उनकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन वक्त ने फिर से उनका इम्तिहान लिया। मौसम खराब हो गया और कीड़े मकोड़े फसलों पर हमला करने लगे।
रामू और गीता ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। जब फसल काटने का वक्त आया तो सब्जियां या तो खराब हो चुकी थी या बहुत कम मात्रा में थी। खेतों में मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन रामू थका हारा खेत में बैठा था। जब गीता उसके पास आई, उसकी आंखों में निराशा और आंसू थे। रामू की आवाज भर्रा गई। गीता, अब क्या होगा? हमने सब कुछ खो दिया। साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जमीन भी हाथ से जाती दिख रही है। गीता ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, रामू, हम अपना सब कुछ लगा चुके हैं। अब सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शायद किसी और रास्ते से कुछ उम्मीद बची हो। रामू ने थकी हुई आंखों से गीता की ओर देखा। गीता, अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची। हर बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत हमें हर बार धोखा देती है। इस बार तो हमारी ज़मीन भी चली जाएगी। हम बच्चों को क्या देंगे? साहूकार अब हमें बख्शेगा नहीं। गीता की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने रामू का हाथ पकड़ते हुए कहा, रामू, मुझे पता है कि हालत बहुत बुरे हैं, लेकिन हम जिंदा हैं और जब तक जिंदा है तब तक हम कोशिश कर सकते हैं। जमीन चली गई भी तो क्या, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने हमारी मेहनत देखी है और एक ना एक दिन हमारी कोशिश जरूर रंग लाएगी। रामू की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की झलक आई, लेकिन साथ ही भरी चिंता भी। उसने गीता की बातों में भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन उससे पता था कि इस बार की हार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। साहूकार का कर्ज, जमीन का जाना और बच्चों का भविष्य, ये सब अब रामू के लिए अंधकार जैसा लग रहा था। फसल में लगातार नुकसान और साहूकार का बढ़ता दबाव रामू को अंदर तक तोड़ चुका था, लेकिन गीता के शब्दों ने उसे पूरी तरह हार मानने से रोक दिया। उसने महसूस किया कि खेती में नुकसान होने के बाद भी उसकी मेहनत करने की क्षमता अब भी बची हुई थी। अब उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना था ताकि वे अपने परिवार को गरीबी और कर्ज से बाहर निकाल सके। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह जंगल से लकड़ी लाएगा और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। उसने सोचा कि जब तक कोई और रास्ता नहीं मिलता, ये काम उसे और उसके परिवार को थोड़ा सहारा दे सकता है। अगले ही दिन वह कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में गया और लकड़ियां इकट्ठा की। हर दिन सुबह सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के बाजार में बेचने जाता। धीरे धीरे रामू ने कुछ पैसे जमा करने शुरू किए। हालांकि कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतने पैसे हो गए कि वह अपना कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुकाने लगा। गीता ने भी रामू का हौसला बढ़ाया और उसे लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीने बीत गए और रामू ने अपनी मेहनत से इतना पैसा जमा कर लिया कि अब उसे एक नया रास्ता दिखाई देने लगा। एक दिन उसने गीता से कहा, गीता, अब हमारे पास थोड़े पैसे हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये पैसा कहीं और निवेश करूँ। मुझे समोसे बनाने आते हैं, क्यों ना मैं एक छोटा सा समोसे का दुकान खोल लूँ। इससे हमें रोज की आमदनी होगी और हम साहूकार का कर्ज पूरा भी कर देंगे। गीता ने रामू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, ये बहुत अच्छा विचार है। समोसे की दुकान चल निकली तो हमारे हालत जरूर बदल सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके अगले दिन ही गांव के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। वहां उसने अपनी छोटी सी समोसे की दुकान शुरू की। शुरुआत में दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी,
लेकिन रामू के बनाए हुए समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। रामू अपनी दुकान को पूरे मन से चलाने लगा। गीता भी उसका साथ देने लगी। दिन रात की मेहनत और समर्पण ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया। लोग रामू के समोसे की तारीफ करने लगे और उसकी दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। अब रामू के पास रोज की आमदनी होने लगी थी और उसने धीरे धीरे साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। एक दिन जब रामू दुकान से लौटकर घर आया तो उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर मुस्कान थी। उसने गीता से कहा, देखा गीता, हमारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। हम कर्ज से बाहर निकल आए और अब हमारे पास एक स्थिर आमदनी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हम इस स्थिति में होंगे। गीता ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैंने तुमसे कहा था कि भगवान हमारी मेहनत देख रहा है। हमने हार नहीं मानी और अब उसका फल मिल रहा है। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहती हो गीता, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम मेहनत और धैर्य से काम ले तो एक ना एक दिन हालत जरूर बदलते हैं। अब मैं ये दुकान और बढ़ाऊंगा और हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाऊंगा। गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने मिलकर संघर्षों का सामना किया था और अब वे एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। रामू की समोसे की दुकान उनके लिए न सिर्फ एक रोजगार का जरिया बनी, बल्कि उनकी मेहनत और उम्मीद का प्रतीक भी। समोसे की दुकान की सफलता के बाद रामू और गीता की जिंदगी में खुशियों की बौछार शुरू हो गई। दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और रामू ने अपने समोसे के साथ साथ चाय, पकोड़े और अन्य स्नैक्स भी बेचना शुरू कर दिया। उसकी दुकान अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से रामू के समोसे और चाय का स्वाद लेने आने लगे। एक दिन रामू दुकान बंद करके घर लौटा। तब उसने गीता से कहा, गीता, अब हमारी दुकान तो अच्छी चल रही है, पर सोच रहा हूँ कि इससे भी बड़ा कुछ किया जाए। क्यों ना हम एक छोटा सा होटल खोले जहाँ लोग बैठकर आराम से खाना खा सके। गीता को ये विचार सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हमेशा रामू का समर्थन किया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी सोच बड़ी होती जा रही है। अगर तुम्हें लगता है कि होटल खोलना सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामू ने बिना देर किए इस सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने समोसे के व्यापार से जो पैसे जमा किए थे उन्हें एक नए होटल में निवेश किया। उसने गांव के पास एक बड़ी सी जगह किराए पर ली, जहां पर उसने रामू का स्वादिष्ट होटल नाम से एक छोटा लेकिन आकर्षित होटल शुरू किया। होटल के उद्घाटन के दिन रामू ने अपने दोस्तों और गांव वालों को आमंत्रित किया। लोगों को ये देखकर खुशी हुई कि रामू, जो कभी साहूकार के कर्ज तले दबा हुआ था, अब खुद का व्यवसायी बन गया था। होटल में उसने चाय, समोसे, पकोड़े और कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। धीरे धीरे लोग रामू के होटल में आने लगे और होटल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रामू अब अकेले काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ कर्मचारियों को काम पर रखा। उसने गांव के ही कुछ लोगों को रोजगार दिया जो पहले से बेरोजगार थे। रामू अब मालिक बन चुका था और उसके होटल में काम करने वाले लोग उसे आदर और सम्मान के साथ देखते थे। गीता भी होटल में मदद करती थी और दोनों का साथ
पहले से भी मजबूत हो गया था। होटल के चलते रामू की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी थी। गांव के आसपास के शहरों से भी लोग रामू के होटल में आने लगे। उसकी मेहनत और गीता के साथ ने उसे वहां पहुंच दिया था जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक समय था जब रामू के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और अब उसकी जेब में नोटों की गड्डियां होती थी। कुछ सालों में रामू का होटल इतना मशहूर हो गया कि उसने अपने होटल को और बड़ा किया। उसने एक और मंजिल बनवाई जहां लोग ठहर भी सके। रामू ने एक के बाद एक होटल खोले और शहर में भी अपनी पहचान बना ली। धीरे धीरे वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास अब बड़ी बड़ी जमीनें, शानदार गाड़ियां और एक आलीशान घर था। गांव वाले उसे अब इज्जत से रामू सेठ कहने लगे। एक दिन जब रामू अपने बड़े से घर की बालकनी में बैठा था, उसने गीता से हंसते हुए कहा, गीता, कभी सोचा था कि एक दिन हम इतने अमीर बन जाएंगे? गीता ने मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रामू, पर तुम्हारी मेहनत और लगन ने ये मुमकिन कर दिखाया। तुमने कभी हार नहीं मानी और अब देखो भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। रामू ने गीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। अब हम अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ देंगे जो हमें नहीं मिली थी। उस दिन रामू ने गांव के उन सभी लोगों के लिए एक दावत रखी जिन्होंने उसके संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया था। साहूकार भी अब रामू से डरने लगा था और उसे हमेशा सम्मान से देखता था। रामू की कहानी अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते थे, अगर रामू, जो कभी एक गरीब किसान था, अपनी मेहनत और लगन से गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। रामू का होटल अब सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया था कि किस तरह मेहनत, विश्वास और कभी हार ना मानने की सोच से इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आओ आओ, ऊंट खरीदो। ये कोई साधारण ऊंट नहीं है, ये विलासिता की सवारी है। एक बार इस पर बैठो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रेगिस्तान का राजा बन गए हो। दो गरीब दोस्त मोहन और सोहन हर रोज गांव के तालाब के पास मिलते और अपनी गरीबी पर एक दूसरे से हंसी मजाक किया करते थे। उनके पास ना पैसा था और ना ज़्यादा साधन, लेकिन उनकी बातें इतनी मज़ेदार होती थी कि खुद भूख भी उनके मजाक से भाग जाती। अरे सोहन, आज क्या खाया तूने? खाया? आज खिड़की से पड़ोसी के घर की खुशबू सूंघी और पेट ऐसा भर गया कि क्या बताऊं। तुझे क्या सूंघने को मिला? मैंने तो आज सपने में पूरी थाली देखी, आलू के पराठे, दही और मिठाई। सुबह जब उठा तो तकिया तक चाट गया। वाह भाई, सपनों की दावत। फिर तकिए का स्वाद कैसा था? मस्त था यार, लेकिन तकिया जरा सूखा था, इसलिए अब सोच रहा हूँ थोड़ा पानी भी पी लूं। पानी से याद आया, कल मेरे घर में नल से इतना पानी गिरा कि पूरा गांव उसे समुंदर समझने लगा। इतना पानी? फिर तूने क्या किया? मैंने नाव बना ली और कमरे के अंदर घूमने लगा। घर वालों को लगा अब ये तो अमीर हो गया, नाव चला रहा है। तू तो अमीरों जैसा मजा ले रहा है भाई। अरे यार, अमीर क्या, कल जब भूख लगी तो चूल्हे पर कागज की रोटियां सेक रहा था। सोच रहा था शायद इन्हें देखकर पेट भर जाए। वाह भाई,
फिर वो कागज की रोटियां खाई? खा तो नहीं पाया, लेकिन धुआं इतना आया कि लगा पेट से ज्यादा फेफड़े भर गए। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर वहां से गुजरने वाले लोग भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। गरीबी की परेशानी में भी मोहन और सोहन की जिंदगी हंसी से भरी हुई थी। उनका मानना था कि जब पेट में खाना नहीं हो तो हंसी पेट को थोड़ा आराम जरूर दे सकती है। एक दिन मोहन और सोहन ने सोचा कि चलो अब हंसी मजाक बहुत हो गया, कुछ काम किया जाए ताकि पेट भरने का भी जुगाड़ हो सके। उन्होंने तय किया कि इस बार दोनों मिलकर मजदूरी का काम करेंगे। गांव के एक सेठ का नया मकान बन रहा था तो वे वहां पहुंचे काम मांगने। अरे मोहन सोहन, तुम लोग काम करना चाहते हो? ये मकान बन रहा है, ईंट उठानी होगी, कर लोगे? हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर पूरा मकान खड़ा कर देंगे। सेठ ने उन्हें काम पर रख लिया। पहले ही दिन उन्हें भारी ईंटों का ढेर देखकर माथे पर पसीना आ गया। सोहन, ये ईंटें क्या इंसानों के उठाने के लिए है या पहाड़ों के? लगता है सेठ ने हमें मजदूर समझ लिया, या तो हम उन्हें ईंटों से कुश्ती करने वाले पहलवान लग रहे हैं। दोनों ने जैसे तैसे पहली ईंट उठाई, लेकिन ईंट इतनी भारी थी कि आधी दूरी में ही दोनों के पैर कांपने लगे। अरे भाई, ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। लगता है हमारी हंसी की आदत ने हमारे हाथ पैरों को कमजोर बना दिया है। हाँ यार, हंसी से अगर पेट भर जाता तो हम अमीर होते। ईंट उठाते उठाते तो लगता है कि पीठ टूट जाएगी। दोनों किसी तरह ईंटों का काम खत्म करके बैठ गए। तभी सेठ फिर आ गया। अरे वाह, तुम दोनों ने तो अच्छा काम किया है, कल से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई, कल का तो मुझे याद नहीं, क्यों ना हम कोई और हल्का काम ढूंढे? सही कहा, क्यों ना हम पतंग बेचने का धंधा शुरू करें। पतंग हल्की होती है, हम दोनों का वजन तो बढ़ेगा नहीं। दोनों फिर से हंसते हुए उठे और सेठ से विदा लेकर पतंग बेचने की योजना बनाने लगे। ईंटें उठाने का काम उनके बस का नहीं था, लेकिन हंसी का खजाना उनके पास हमेशा भरा रहता था। अगले दिन मोहन और सोहन ने पतंग बेचने का धंधा शुरू करने का फैसला कर लिया। दोनों ने सोचा कि पतंग उड़ाना सबको पसंद है और ये काम बहुत हल्का है। फिर क्या था, दोनों ने कुछ पुरानी रंग बिरंगी कागजें इकट्ठा की और झटपट पतंगे बना ली। मोहन देख, ये पतंग तो हवा में उड़ने से पहले ही नीचे बैठ गई। लगता है हमारी पतंगे भी हमारी तरह कमजोर है। अरे पतंग नहीं, ये तो आलसी कबूतर है। इसे उड़ाने के लिए जोर से फूंक मारनी पड़ेगी। दोनों पतंग लेकर गांव की गली में निकल पड़े। आओ आओ, सबसे हल्की पतंग, एक बार उड़ाओ फिर पकड़ना मुश्किल। गली के बच्चे उनकी बातों सुनकर पास आ गए। एक बच्चे ने सोहन से पतंग मांगी। भैया, ये पतंग कितने की है? अरे बिल्कुल मुफ्त। अगर ये उड़ जाए तो पैसा मत देना, लेकिन अगर ये उड़ने से पहले ही गिर जाए तो हमें मिठाई खिलाना। बच्चे ने सोचा कि ये तो बढ़िया डील है। उसने पतंग उड़ाने की कोशिश की, लेकिन पतंग ऊपर जाने के बजाय सीधा जमीन पर गिर गई। भैया, ये पतंग तो बेकार है, उड़ने से पहले ही गिर गई। अरे ये पतंग जमीन से जुड़ी रहती है, जैसे हम गरीब हमेशा हकीकत से जुड़े रहते हैं। उड़ने का क्या फायदा जब वापस गिरना ही है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाकी लोग
हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अरे बच्चे, तू मिठाई लाने की तैयारी कर, हमने शर्त जीती है। कौन सी शर्त? अरे हमने कहा था कि पतंग अगर उड़ने से पहले ही गिरे तो हमें मिठाई खिलानी पड़ेगी। अब तो खिलाए बिना नहीं छोड़ूंगा। बच्चा थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर हंसते हुए मिठाई का वादा करके भाग गया। भाई, तूने तो धंधे की शुरुआत में ही बच्चों से मिठाई की दुकान खुलवा दी। क्या करे यार, पतंगों से पैसा कमाना मुश्किल है। हमें इसी तरह हंसी और मिठाई का धंधा करना पड़ेगा। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पतंगे तो बिल्कुल बेकार है बेटा। तुम लोग कुछ और क्यों नहीं कर लेते? बाबा, आप सही कह रहे हो। पतंग उड़ाने का धंधा हमारे बस का नहीं है, लेकिन अगर आपको हंसी की जरूरत हो तो हम आपको पूरी हंसी बेकार में दे सकते हैं। बूढ़ा भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा और बोला, तुम लोग मजेदार हो, गरीबी भी तुम्हें हरा नहीं सकती। मोहन और सोहन अपने अंदाज में हंसी ठिठोली करते हुए समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो, उनकी जिंदगी में हंसी ही उनका असली धन है। अगले दिन मोहन और सोहन ने तय किया कि अब हंसी मजाक बहुत हुआ, कुछ बड़ा करना चाहिए। इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो दोनों ने सोचा कि बैंक से लोन लिया जाए। दोनों बड़े जोश में तैयार होकर गांव के बैंक में पहुंचे। भाई, आज अगर लोन मिल गया तो हम भी बड़े कारोबारी बन जाएंगे। फिर देखना, अमीर लोग हमसे सलाह लेने आएंगे। हाँ यार, और हम उनसे कहेंगे पहले गरीब बनकर देखो, फिर अमीर बनने का असली मज़ा आएगा। दोनों सीधा मैनेजर के केबिन में घुस गए। बैंक मैनेजर ने उन्हें सिर से पैर तक देखा, जैसे सोच रहा हो कि ये लोग बैंक में करने क्या आए हैं। मैनेजर गंभीर स्वर में, हाँ बताइए, क्या काम है? साहब, हमें लोन चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए लोन चाहिए? बिजनेस के लिए। हम पतंग बेचने का बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। मैनेजर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पतंग बेचने का कारोबार? ये कैसा बिजनेस है? साहब, पतंग का बिजनेस हवा के भरोसे चलता है, जैसे अमीरों का बिजनेस पैसों के भरोसे। जब हवा तेज चलेगी, हमारे पतंग भी उड़ेगी और साथ में हमारा मुनाफा भी। मैनेजर को ये सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, आपके पास कोई गारंटी है? बैंक लोन देने से पहले कुछ गारंटी मांगता है। गारंटी? हाँ साहब, हमारे पास हंसी की गारंटी है। आप हमें लोन दीजिए, हम हर महीने आकर आपको हंसा देंगे। अरे भाई, बैंक हंसी पर लोन नहीं देता, हमें कुछ ठोस चीज चाहिए। साहब, ठोस चीज? वो तो हमारे पास नहीं है। हाँ, एक चीज है, हमारी किस्मत। वो चाहे लोन मिले या ना मिले, हम फिर भी हंसते रहेंगे। देखो भाई, लोन के लिए सही प्लान और गारंटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं मिलता। जाओ, पहले तैयारी करो, फिर आओ। दोनों बैंक से बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी मायूसी नहीं थी। भाई, ये बैंक वाले भी अजीब होते हैं। इन्हें हंसी की गारंटी क्यों नहीं चाहिए? अरे, बैंक वाले पैसा देते हैं, हंसी नहीं। चलो, कोई बात नहीं, हम अपना धंधा अपने तरीके से शुरू करेंगे। लोन नहीं मिला तो क्या, हंसी तो हमारे पास है। दोनों फिर से ठहाका लगाते हुए चल पड़े। इस बार बिना लोन के भी धंधा शुरू करने की सोचा। उन्होंने समझ लिया था
कि दुनिया चाहे कितने भी गंभीर हो, उनकी असली पूंजी उनकी हंसी और मस्ती ही है। मोहन और सोहन को जब बैंक से लोन नहीं मिला तो उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए। इस बार सोहन को एक और नया आइडिया आया, गांव में पानी बेचने का। मोहन सुन, क्यों ना हम अब पानी बेचने का धंधा शुरू करें। देख, हर कोई पानी पीता है और हमारी मेहनत भी कम होगी। बस पानी बेचो और पैसा कमाओ। लेकिन भाई, पानी तो सभी के पास है, कोई क्यों खरीदेगा? बस यही तो हम खेल करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा पानी खास है, ताजगी से भरपूर। एक बार पीने के बाद लोग और कुछ नहीं पिएंगे। मोहन को सोहन का ये आइडिया इतना मज़ेदार लगा कि उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने गांव के तालाब से पानी इकट्ठा किया, कुछ पुराने बोतलें जुटाई और उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, सोहन मोहन का स्पेशल पानी, ताजगी की गारंटी। गांव के चौक पर दोनों ने अपनी दुकान जमा कर ली और जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। आओ आओ, ताजगी से भरपूर पानी, एक बार पियो और सारी प्यास बुझा दो। कुछ लोग उनकी दुकान के पास आए, हंसी के मारे। एक गांव वाला हंसते हुए, अरे तुम लोग पानी बेचने लगे और ये ताजगी किस चीज की बात कर रहे हो? भाई साहब, ये कोई साधारण पानी नहीं है। इसे पीने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों का पानी पी रहे हो, एकदम स्पेशल। और सिर्फ पानी नहीं, इसमें हंसी की फ्री सर्विस भी है। पानी पियो और हमारी बातें सुनो, हंसी खुशी का आनंद उठाओ। गांव वालों को उनकी बातें इतनी मजेदार लगी कि कुछ लोगों ने मजाक मजाक में पानी खरीद लिया। एक और गांव वाला पानी पीते हुए, अरे भाई, ये तो वही तालाब का पानी है। तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? नहीं भाई, हम पानी बेचने के साथ साथ हंसी भी बेच रहे हैं। मुफ्त में हंसी भी मिल रही है, वो तो कीमती है। सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। हालांकि लोग जानते थे कि पानी तो वही तालाब का है, लेकिन सोहन और मोहन की मजेदार बातें सुनकर कई लोग उनकी दुकान पर आने लगे। यार, लोग हमारी हंसी के लिए पानी खरीद रहे हैं, पानी के लिए नहीं। अरे भाई, यही तो हमारा बिजनेस मॉडल है। लोग प्यास बुझाने नहीं, हंसी और खुशी के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों का ताजगी वाला पानी बेचने का काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग भले ही पानी पीने के बहाने आते, लेकिन असली मज़ा तो सोहन और मोहन की हंसी मजाक में था। उनका धंधा चल पड़ा और अब दोनों ये सोचकर हंसते रहते कि गरीब होने के बावजूद उनकी असली पूंजी उनकी हंसी और बेफिक्री ही थी। पानी बेचकर मोहन और सोहन ने कुछ पैसा कमा लिए। हालांकि ये धंधा उतना बड़ा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन उनकी हंसी और मजाक ने ग्राहकों को खूब आकर्षित किया। अब उनके पास इतना पैसा था कि वे अगले कदम के बारे में सोच सकते थे। एक दिन सोहन ने एक और आइडिया फेंका। मोहन, अब हम बकरी बेचने का धंधा शुरू करेंगे। गांव में दूध की हमेशा जरूरत रहती है और बकरी का दूध लोग खूब पीते हैं। भाई, बकरी बेचने का धंधा अच्छा है, लेकिन हम क्या करेंगे? बकरियों से तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं। अरे, हमें बकरियां बेचनी है, उनके साथ दूध नहीं निकालना। बस बकरी खरीदो, फिर लोगों को बेच दो, मुनाफा हमारा। दोनों ने अपने पानी बेचने के मुनाफे से कुछ बकरियां खरीदी और गांव में बेचने का धंधा शुरू कर दिया।
इस बार भी वे अपने हंसी मजाक के अंदाज में बकरियां बेचने की दुकान खोल बैठे। आओ आओ, ताजगी भरी बकरियां, दूध देने में माहिर और बातों में मजेदार। गांव वाले फिर से उनकी दुकान पर जमा होने लगे। इस बार सोहन और मोहन ने बकरियों के साथ मजेदार कहानियां जोड़नी शुरू कर दी। मोहन एक बकरी की तरफ इशारा करते हुए, ये बकरी बहुत समझदार है, इसे कोई किताब पढ़ने दो तो ये सीधी खड़ी होकर सुना देगी, और दूध इतना बढ़िया कि पीने के बाद बकरी को गाय मत समझ लेना। लोग उनकी बातें सुनकर हंसने लगे, लेकिन कुछ ने मजाक मजाक में बकरियां खरीदनी शुरू कर दी। एक ग्राहक ने पूछा, भाई ये बकरी कितनी दूध देती है? इतना दूध कि अगर तुम इसे सुबह दो तो शाम को तुम्हारे घर के सारे बर्तन भर जाएंगे, और अगर रात को दो तो चांदनी रात में दूध की नदियां बहेंगी। भाई बकरी तो मजेदार है, लेकिन इतना दूध देने वाली बकरी मैंने कभी नहीं देखी। भाई ये बकरी सपनों की बकरी है, अगर ज्यादा दूध ना भी निकले तो हमारी कहानियाँ मुफ्त में है। धीरे धीरे लोग मोहन और सोहन की मजेदार बातों और हंसी के कारण बकरियां खरीदने लगे। असली बिजनेस तो बकरी बेचने का था, लेकिन लोग उनकी हंसी और कहानियां का मजा लेने के लिए आते थे। उनकी दुकान एक ऐसा केंद्र बन गई थी जहां लोग हंसी के लिए आते और बकरी खरीदने का भी सौदा कर लेती। देखा भाई, हम बकरियों तो बेच रहे हैं, लेकिन असली मुनाफा हमारी हंसी से हो रहा है। सच में लोग बकरियां कम और हमारी कहानियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लगता है हमें हंसी बेचने का धंधा खोलना चाहिए। इस तरह मोहन और सोहन ने पानी बेचने के बाद बकरी बेचने का काम भी शुरू कर दिया। हंसी और मजाक के साथ वे अब गांव में छोटे मोटे कारोबारियों के रूप में मशहूर हो गए। उनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उनकी हंसी और मजेदार अंदाज उन्हें हमेशा कामयाबी और खुशी की तरफ ले जाता था। मोहन और सोहन का बकरी बेचने का धंधा खूब चल पड़ा था। उनकी मजेदार बातों और हंसी ठिठोली के चलते लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। अब उनके पास अच्छी खासी पूंजी जमा हो गई थी। एक दिन सोहन ने फिर से एक नया और बड़ा आइडिया पेश किया। भाई अब बकरियों से भी बड़ा धंधा करेंगे, ऊंट बेचने का। सोच, ऊंट बेचने से कितना मुनाफा हो सकता है। ऊंट का सवारी, ऊंट का दूध और कितनी सारी ऊंट की खासियतें। भाई बकरी बेचने से ऊंट बेचने की छलन तो बड़ी है, लेकिन तू सही कह रहा है, ऊंट ज्यादा महंगे होते हैं और बड़ा धंधा चल सकता है। दोनों ने मिलकर ऊंट खरीदने का प्लान बनाया और अपनी बकरी बेचने की कमाई से ऊंटों की एक जोड़ी खरीद ली। उन्होंने गांव के बाजार में अपनी नई दुकान लगाई। सोहन मोहन के ऊंट सवारी और समृद्धि की गारंटी। अब तो मोहन और सोहन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। आओ आओ, ऊंट खरीदो। ये कोई साधारण ऊंट नहीं है, ये विलासिता की सवारी है। एक बार इस पर बैठो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रेगिस्तान का राजा बन गए हो। गांव वालों की भीड़ उनकी नई दुकान पर जुटने लगी। एक आदमी ने पूछा, भाई ये ऊंट क्या खासियत रखता है? ये ऊंट, अरे ये ऊंट कोई आम ऊंट नहीं, इसे पानी की जरूरत नहीं है और खाना भी बस सपनों में करता है। इसे खरीदो और आपका सारा खर्च बच जाएगा। और जब ये चलता है तो गांव की सारी औरतें इसे देखती रह जाती है, जैसे कोई फिल्मी हीरो आ गया हो। गांव वाले हंस हंस कर लोट पोट हो गए, लेकिन मजाक मजाक में कुछ लोग ऊंट खरीदने भी लगे। ऊंट की सवारी और उसके दूध की खासियतें बताते बताते दोनों भाइयों का धंधा और बढ़ने लगा। धीरे धीरे मोहन और सोहन गांव के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। बकरियों से ऊंट तक का उनका सफर इतना मजेदार और सफल हो गया
कि अब हर कोई उनसे ऊँट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था। लोग उनकी ऊँट की दुकान पर आते, लेकिन असली मज़ा उनकी हंसी ठिठोली सुनने में आता था। उनकी कहानियों और मज़ेदार बातों ने ऊँट बेचने के धंधे को भी हंसी और मस्ती से भर दिया था। देखा मोहन, हम गरीब से सीधे अमीर बन गए, और वो भी हंसते हंसते। लोग सोचते होंगे कि अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन हमने तो हंसी और मस्ती से ही ये काम कर लिया। सच में भाई, हम ऊँट बेचते रहे, लेकिन असली चीज तो हमारी हंसी थी। यही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मोहन और सोहन गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनके पास ऊँटों की बड़ी संख्या थी और गांव में उनकी धाक जम चुकी थी। लेकिन अमीर बनने के बावजूद उनकी हंसी मजाक की आदत बिल्कुल नहीं बदली। वे हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी में मज़ा लेते रहे और उनकी हंसी अब भी पूरे गांव को जोड़ कर रखती थी। और इस तरह मोहन और सोहन ने साबित कर दिया कि मेहनत और होशियारी के साथ अगर हंसी का तड़का हो तो कोई भी कामयाबी असंभव नहीं होती। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था जो बेहद गरीब था। उसका परिवार भी गरीबी में जी रहा था, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो उन्हें कभी हारने नहीं देती, हंसी और मजाक। एक दिन रामू और उसका परिवार बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उसकी पत्नी सीता रोटी बेल रही थी और रामू लकड़ी के टूटे हुए पलंग पर लेटा हुआ था। रामू ने हंसते हुए कहा, सीता, ये पलंग तो अब हमसे भी ज्यादा बूढ़ा हो गया है। इसे तो अब आराम करने का वक्त आ गया है। हाँ रामू, और जब पलंग आराम करेगा तो हम कहाँ सोएंगे? शायद पेड़ पर। उनका बेटा छोटू, जो पास में बैठा मिट्टी के खिलौने से खेल रहा था, बोल पड़ा, अरे बापू, पेड़ पर सोने का तो मजा ही अलग है। हम तो राजा रानी बन जाएंगे और पेड़ हमारा महल होगा। रामू ने मजाक में कहा, हाँ, और महल के रसोई को हर दिन लकड़ी इकट्ठी करनी होगी ताकि चूल्हा जल सके। सीता ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे रामू, हम रसोइया कहाँ से लाएंगे? तुम्हें ही रसोइया बनना पड़ेगा, क्योंकि हम तो राजा रानी हैं। फिर तो मेरी रसोई में रोज नया पकवान बनेगा, कभी जली हुई रोटी, कभी अधपकी दाल। सभी जोर जोर से हंसने लगे। छोटू बोला, अरे बापू, आपकी दाल तो ऐसी होगी कि कोई भी खाए तो राजा से रंक बन जाए। और जो हमारी रोटी खाएगा उसे दांत से ज्यादा ताकत हाथों में लगानी पड़ेगी। इस तरह उनका दिन हंसी मजाक में बीतता गया। गरीबी उनकी हंसी को कभी छू भी नहीं पाई। रामू, सीता और छोटू के पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन उनकी हंसी और आपसी प्यार उन्हें दुनिया का सबसे अमीर परिवार बनाता था। समय बीतता गया और रामू का परिवार अपनी छोटी मोटी खुशियों के सहारे जीता रहा। लेकिन एक दिन अचानक छोटू बीमार पड़ गया। वो बुखार से तापने लगा और उसकी हंसी जो पूरे घर को रोशन करती थी, अब एक हल्की सी आह बनकर रह गई। सीता घबरा गई। उसने रामू से कहा, रामू, छोटू की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रामू का चेहरा उतर गया। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। गांव का छोटा सा अस्पताल भी अब उन्हें बहुत दूर लगने लगा, क्योंकि उनके पास इलाज कराने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू और सीता पड़ोसियों के पास मदद मांगने गए। पहले वो अपने पुराने दोस्त मोहन के घर पहुंचे। रामू ने धीरे से कहा, मोहन, छोटू बहुत बीमार है, हमें थोड़ी मदद चाहिए।
मोहन ने एक लंबी सांस ली और बोला, रामू, मेरे पास खुद के घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम जानते हो ना, इस समय तो सबका बुरा हाल है। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। रामू और सीता निराश हो गए। फिर वे गांव के मुखिया के पास गए, लेकिन वहां से भी उन्हें केवल ठंडे दिलासा और खाली वादे मिले। हर कोई अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि किसी के पास उनकी मदद करने का ना समय था और ना ही इच्छा। छोटू की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, आंखों में वो चमक गायब हो चुकी थी। रामू उसे गोद में लेकर बैठा था और उसके दिल में एक दर्द था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। सीता आंखों में आंसू भरे छोटी सी चूल्हे पर कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि अब उसके बेटे के लिए ये सब बेमायने था। रात हो चुकी थी और छोटू का बुखार चरम पर था। रामू ने आकाश की ओर देखा और मन में सोचा, कहाँ हो भगवान? हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमारी हंसी और हमारे प्यार पर भरोसा किया, लेकिन आज क्यों हमारी हंसी हमसे छीन रही है? सीता बगल में बैठी सिसक रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। रामू, हमारा छोटू, अब शायद वो नहीं बचेगा। हम कुछ नहीं कर पाए। रामू का दिल टूट चुका था। वो जानता था कि उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन गरीबी ने उसकी हर कोशिश को विफल कर दिया। रात भर रामू और सीता अपने बेटे के पास बैठे रहे, उसकी धीमी होती सांसों को महसूस करते हुए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सुबह होते ही रामू ने सोचा, क्यों ना छोटू को अस्पताल ले जाया जाए, शायद वहाँ कोई रास्ता हो। फिर छोटू को गोद में उठाकर शहर के अस्पताल की ओर चल पड़ा। शहर बहुत दूर था और रास्ता बेहद कठिन। कई घंटे पैदल चलने के बाद रामू और सीता किसी तरह अस्पताल पहुँचे। छोटू की हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत छोटू की जांच की और गंभीरता से कहा, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। पहले आप फीस जमा करिए, तभी हम इलाज शुरू कर सकते हैं। रामू और सीता की आंखों में आंसू भर आए। रामू ने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन आप छोटू का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं कहीं से भी पैसे लाकर दे दूंगा। डॉक्टर ने उदास होकर कहा, मुझे आपकी हालत समझ में आती है, पर यह अस्पताल नियमों से बंधा हुआ है, बिना फीस के हम इलाज नहीं कर सकते। रामू का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे की तरफ देखा जो कमजोर सांसें ले रहा था। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। सीता पास बैठी रो रही थी और छोटू के हाथों को थामे हुए बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन इस बेरहम दुनिया में उनके पास पैसे नहीं थे और बिना पैसे के उनका बेटा अस्पताल में भी असहाय पड़ा था। रामू ने गांव के सारे दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आज उसके पास समय भी नहीं बचा था और ना ही उम्मीद। वो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन आज वो खुद को सबसे ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था। अस्पताल में छोटू की नाजुक हालत को देखकर रामू और सीता पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और बिना पैसे के कुछ भी मुमकिन नहीं था। रामू का दिल अंदर से चूर चूर हो गया। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन सवाल ये था कि पैसे कहाँ से आएंगे। उस रात रामू अस्पताल के बाहर बैठा हुआ सोच रहा था,
ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो रोज मेहनत करता था, लेकिन इतने पैसे कभी नहीं जोड़ पाया कि अपनी सबसे प्यारी चीज अपने बेटे को बचा सके। रामू ने सीता से कहा, मैं अब किसी भी हालत में छोटू के लिए पैसा जुटाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। सीता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, रामू, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हम गरीब हैं, लेकिन अगर हम गलत रास्ता चुनेंगे तो हमारा दिल कभी सुकून नहीं पाएगा। लेकिन रामू अब सुनने के हल में नहीं था। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही थी, पैसे, पैसे और पैसे। वो जानता था कि उसके पास समय कम था और छोटू की हालत हर दिन बीतते जा रहे थे और बिगड़ती जा रही थी। रामू पैसों के लिए दर दर भटकने लगा। उसने लोगों से उधार मांगा, अपनी थोड़ी बहुत जमीन गिरवी रखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ ने कहा, रामू, तुझसे पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं, हम तुझे उधार कैसे दे। एक दिन थक हार कर रामू शहर के एक अमीर आदमी के पास पहुंचा, जिसे उसने कभी कभार गांव में आते जाते देखा था। वह आदमी लोगों से उधार पर पैसे देता था, लेकिन उसकी शर्तें बेहद सख्त और अपमाननीय होती थी। रामू जानता था कि वह आदमी अच्छे दिल वाला नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। रामू ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मजदूरी, खेती, जो कहे वो, बस मेरे बेटे का इलाज हो जाए। उस आदमी ने रामू को घुरकर देखा और ठंडी हंसी में कहा, कुछ भी कर सकता है रामू? तो सुन, मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे अपनी जमीन और घर मेरे नाम पर करना होगा और तब भी तुझे पैसा चुकाने होंगे। अगर नहीं चुकाए तो तू और तेरा परिवार हमेशा के लिए सड़कों पर आ जाएगा। रामू के दिल में एक ही सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कि अगर उसने ये सौदा किया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने बेटे को बचाना था, चाहे उसकी कीमत कितनी भी भारी क्यों ना हो। रामू ने भारी मन से हामी भर दी। उसने अपनी आखिरी संपत्ति भी गिरवी रख दी और कुछ पैसों का इंतजाम किया। उसने अस्पताल जाकर डॉक्टर को पैसे दिए और छोटू का इलाज शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान रामू और सीता के दिलों में एक भारी बोझ था। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई थी, उसकी छाया अब उनके भविष्य पर हमेशा के लिए मंडराती रही थी। रामू को अब पता था कि भले ही उसने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन उसकी जिंदगी की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। गरीबी और संघर्ष की ये कहानी कभी खत्म नहीं होती और अब रामू को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए और भी बड़े संघर्ष का सामना करना था। कई हफ्तों के संघर्ष और इलाज के बाद रामू का बेटा छोटू आखिरकार ठीक होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि समय पर इलाज मिलने की वजह से छोटू की जान बच गई थी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे और रामू को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो गई हो। उनके बेटे की मुस्कान में उन्हें सब कुछ मिल गया था। लेकिन जैसे ही छोटू की हालत सुधरी, उनकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। वो कड़वा सच जो उन्हें हमेशा से पता था, रामू ने जो कर्ज लिया था उसकी सख्त शर्तें अब उनके सामने खड़ी थी। अमीर आदमी ने रामू की जमीन और घर को अपने नाम कर लिया। एक दिन जब छोटू
ठीक होकर घर लौटा तो उनके पास अपना कहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। रामू, सीता और छोटू को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं थी और वे सड़कों पर आ गए। पास में केवल कुछ कपड़े और छोटू के लिए सीता की बनाई हुई पुरानी चटाई थी, जिसे छिपाकर वो सब फुटपाथ पर सोने लगे। सीता ने भारी दिल से रामू से कहा, हमने सब कुछ खो दिया रामू। अब हमारे पास न घर है न जमीन। हम सड़कों पर जीने के लिए मजबूर हो गए। रामू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सीता, हम सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन देखो छोटू हमारे साथ है, सही सलामत है। जब तक हमारा परिवार साथ है, हम गरीब होकर भी अमीर है। छोटू जो पास में बैठा खेल रहा था, रामू के पास आकर बोला, बापू, अब हम कहाँ रहेंगे? रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ खुशियाँ होगी, क्योंकि खुशियाँ घर से नहीं दिल से आती है। जब तक हम एक साथ है, हमें कोई दुख नहीं तोड़ सकता। फुटपाथ पर बैठा ये परिवार गरीबी के बावजूद अपने दिलों में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। वे जानते थे कि उनके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी, एक दूसरे का साथ। रामू ने ठान लिया था कि वह फिर से मेहनत करेगा, फिर से सब कुछ कमाएगा, लेकिन इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा मजबूत और साहसी था। रात को जब वे फुटपाथ पर सोने लगे, रामू ने आसमान की तरफ देखा। सितारे मिटमिटा रहे थे, जैसे उन्हें देखकर कह रहे हो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। रामू ने धीरे से सीता से कहा, सीता, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन छोटू को पाकर हमने सब कुछ पा लिया। हम फिर से शुरू करेंगे। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रामू, चाहे हम सड़क पर हो या महल में, जब तक साथ है सब कुछ ठीक रहेगा। इस तरह रामू और उसका परिवार सड़कों पर आ गया, लेकिन उनकी हंसी, प्यार और आपसी समझ ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। वे जानते थे कि असली संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि दिल में होती है। रामू अब सड़कों पर रहने का आदी हो गया था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी हालत को बदल कर ही रहेगा। एक दिन जब वह फुटपाथ पर बैठा सोच रहा था, तो उसे अचानक एक विचार आया। मैं अब कोई नया धंधा शुरू करूंगा, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं किया हो। रामू, अगर तुम्हारे पास कोई महान आइडिया है तो बताओ, वरना फिर से सपनों के पुल मत बनाओ। रामू ने गंभीरता से कहा, सपनों का पुल नहीं सीता, इस बार मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मैंने सोचा है कि मैं मूंगफली बेचूंगा। सीता ठहाकर लगाकर हंसने लगी। मूंगफली बेचोगे? वाह रामू, रामू, अब तो हम मूंगफली सम्राट कहलाएंगे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लेना सीता, मैं इस मूंगफली के धंधे से अमीर बन जाऊंगा और फिर हम सड़क से उठकर एक शानदार घर में रहेंगे। रामू ने किसी तरह उधार लेकर मूंगफली का एक छोटा सा ठेला खरीदा। ठेले के ऊपर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, रामू की ताजा और मसालेदार मूंगफली, एक बार खाओ तो बार बार आओ। छोटू जो अब काफी ठीक हो चुका था, उसने ठेले पर मूंगफली सजाई और रामू ने जोर से आवाज लगाई, आओ आओ भाई, ताजा मूंगफली खाओ। पहले दिन रामू ने ठेले को गली गली घुमाया, लेकिन किसी ने उसकी मूंगफली नहीं खरीदी।
लोगों ने उसे देखा और हंसते हुए आगे बढ़ गए। रामू थककर शाम को घर लौटा और सीता से बोला, सीता, आज किसी ने मूंगफली नहीं खरीदी। लगता है मैं फिर से असफल हो गया। सीता ने हंसते हुए कहा, रामू, तुम मूंगफली बेच रहे हो, कोई सोने के गहने नहीं। लोग ऐसे नहीं आएंगे। कुछ अलग करो, कुछ मजेदार करो। रामू के दिमाग में तुरंत एक और आइडिया आया। अगले दिन उसने अपने ठेले के साथ एक ढोलक रख ली। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, उसने ढोलक बजानी शुरू कर दी और जोर जोर से गाने लगा। मूंगफली की कीमत है कम, खाओ और बन जाओ दम। लोगों ने सोचा, ये तो बड़ा मजेदार मूंगफली वाला है। धीरे धीरे लोग रामू के पास आने लगे। उसकी ढोलक और मजेदार गाने ने सबको हंसाया और मूंगफली बेचने का उसका तरीका अनोखा था। अब उसकी मूंगफली तेजी से बिकने लगी। छोटू भी ढोलक की ताल पर नाचने लगा और लोग उसकी मस्ती देखकर और भी ज्यादा मूंगफली खरीदने लगे। कुछ ही हफ्तों में रामू का मूंगफली का धंधा इतना चल पड़ा कि लोग दूर दूर से उसकी मूंगफली खरीदने आने लगे। उसने अपनी मूंगफली के साथ मसालेदार चटनी भी मुफ्त में देना शुरू किया और उसकी दुकान की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। रामू अब सिर्फ मूंगफली वाला नहीं था, बल्कि मूंगफली किंग के नाम से मशहूर हो गया था। एक दिन रामू जब अपने नए बड़े घर में आराम से बैठा चाय पी रहा था, तो सीता ने उसे छेड़ते हुए कहा, देखो रामू, तुमने तो वाकई में मूंगफली से हमारी तकदीर बदल दी। अब तुम राजा हो और मैं तुम्हारी रानी। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और हमारे राज्य का राजकुमार छोटू अब मूंगफली के साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सभी ने जोर जोर से ठहाका लगाया। रामू ने अपने संघर्षों के बीच हंसी और मजाक का साथ नहीं छोड़ा था और उसकी यही जिद और मजाकिया अंदाज उसे कामयाबी तक ले आया था। अब वह अमीर था, लेकिन उसकी हंसी जो कभी सड़कों पर भी उसकी साथी थी, अब महलों में भी उसी तरह गूंज रही थी। एक समय की बात है, मानिकपुर गांव में शीला देवी एक सम्मानित और धनी परिवार से अपने बेटा विजय के साथ रहती थी। उनका बड़ा घर और समाज में ऊंचा रुतबा था। उनके बेटे की शादी राधा से हुई थी, जो एक साधारण और गरीब परिवार से थी। विजय राधा को खुद पसंद करके शादी की थी। राधा सरल स्वभाव की, मेहनती और विनम्र लड़की थी, परंतु उसकी सास शीला देवी उसे हमेशा उसकी गरीबी के लिए ताने मारती रहती थी। राधा रसोई में काम कर रही होती है और उसकी सास शीला देवी वहीं खड़ी होती है। अरे राधा, जरा जल्दी हाथ चलाओ। क्या तुम्हारे मायके में भी इतनी सुस्ती से काम होता था? यहाँ तो ताजे पराठे खाने की आदत है, समझी? राधा धीरे से सिर झुकाए हुए, माँ जी, कोशिश कर रही हूँ जल्दी करने की। कोशिश? तुम्हारे जैसे गरीब घर की लड़कियां सिर्फ कोशिश ही कर सकती हैं। अरे हमारे यहाँ तो काम पूरा होना चाहिए, ये कोशिश वोशिश नहीं चलेगी। विजय कमरे से बाहर आता है, दोनों की बातें सुन लेता है। माँ, रहने भी दो। रोज रोज ताने क्यों देती हो राधा को? वो तो अपना काम कर ही रही है। तुम्हें क्या पता बेटा, सारा दिन तो मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ। अगर इसे कुछ नहीं कहा तो ये और सुस्त हो जाएगी। और वैसे भी ये गरीब घर की लड़की है। हमारे खानदान में वैसे भी इसे कोई इज्जत मिलनी मुश्किल है। राधा चुपचाप सुनते हुए, अपने आंसू छुपाते हुए सोचती है, क्या सिर्फ गरीब होने के कारण मुझे यूं ही अपमानित होना पड़ेगा? राधा रात में अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है, तभी उसकी सहेली सुमन का फोन आता है। कैसी हो राधा? तुम बहुत चुपचाप रहने लगी हो आजकल। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सुमन, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सासू माँ हर दिन ताने मारती हैं।
उनका बस चले तो मुझे एक पल चैन से ना बैठने दे। और विजय, वो भी कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते हैं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है राधा। तुम तो इतनी समझदार हो, कुछ करो। तुम्हें कब तक ऐसे सहना पड़ेगा? तुम सही कह रही हो, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तो बस एक गरीब घर का बेटी हूँ। तुम्हारे पास हुनर है, तुम सिलाई और कढ़ाई का काम तो बहुत अच्छा करती हो। क्यों ना उसी से कुछ शुरू करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि तुम्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। तुम ठीक कह रही हो सुमन, मैं ये कोशिश कर सकती हूँ। कम से कम ये मेरे आत्मसम्मान को तो बचाएगा। कुछ हफ्तों बाद राधा ने अपने खाली समय में कपड़े सिलने और कढ़ाई का काम करना शुरू किया। गांव की औरतों ने उसके बनाए कपड़े पसंद करने शुरू कर दिए। एक दिन सासू माँ के कुछ रिश्तेदार घर आते हैं और राधा के काम की तारीफ करते हैं। अरे वाह, राधा तो बहुत हुनरमंद निकली। इसके बनाए कपड़े तो पूरे गांव में मशहूर हो रहे हैं। शीला देवी थोड़ा असमंजस में, हाँ हाँ, कर तो रही है कुछ। विजय भी अब राधा के काम की सराहना करने लगता है। राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम इतने अच्छे काम कर सकती हो। माँ भी अब तुम्हारे काम की तारीफ करती हैं। राधा मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से भरी, विजय, मैंने सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाई है। गरीब होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेहनत करना जरूर था। अब शायद माँ जी को भी ये समझ में आ गया होगा। शीला देवी अब राधा की तरफ देखती है, लेकिन इस बार उनकी नजर में थोड़ा सम्मान भी होता है। समय बीतता है, राधा का काम तेजी से बढ़ने लगता है। उसके सिलाई और कढ़ाई के कपड़े अब गांव से बाहर भी मशहूर होने लगते हैं। वह धीरे धीरे अपने छोटे व्यवसाय को बड़े स्तर पर लेकर जाती है। एक दिन राधा अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, जहां अब कई कर्मचारी उसके लिए काम कर रहे होते हैं। अचानक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ विजय बोल रहा होता है। विजय आश्चर्य से, राधा, तुम्हारा काम तो अब शहर में भी चर्चित हो गया है। लोग तुम्हारे ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लोगी। विजय, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगी। बस मेहनत करती गई और खुद पर विश्वास बनाए रखा। अब ये सब देखकर मुझे खुद पर गर्व होता है। कुछ दिनों बाद घर में माहौल बदलने लगता है। सास शीला देवी भी अब राधा को ताने मारने के बजाय उसकी तारीफ करने लगी हैं। शीला देवी राधा से बात करते हुए थोड़ी झिझक के साथ, राधा, तुम्हारा काम इतना अच्छा चल रहा है, पूरे शहर में तुम्हारा नाम हो गया है। मैंने तुम्हें पहले कभी सही से समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं कर पाई। माँ जी, आपका आशीर्वाद ही था जो मैंने ये सब कर पाया। मुझे बस खुद पर विश्वास करना था और मेहनत करनी थी। तुमने मेरे सब ताने और बुरे बर्ताव को सहा और बिना शिकायत के अपना काम करती रही। अब देखो, तुम इस परिवार की सबसे सफल इंसान बन गई हो। राधा अब उस परिवार में सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक बड़ी व्यवसायी के रूप में पहचानी जाने लगी थी। उसका काम इतना बढ़ गया कि उसकी आमदनी परिवार के बाकी सदस्यों से भी अधिक हो गई। विजय को भी अब गर्व महसूस होता था कि उसकी पत्नी इतनी सफल हो गई है। एक शाम राधा और विजय एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। विजय मुस्कुराते हुए, राधा, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गई हो। मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। अरे नहीं विजय, हम दोनों साथ हैं और ये सब हमारे परिवार के लिए है। मैंने जो भी किया वो हम सभी की भलाई के लिए था। विजय गर्व से, मैं जानता हूँ राधा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मेहनत से होती है। तुमने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। बस दिल में एक ही चीज थी, अपनी इज्जत और पहचान बनानी थी, और अब मैं खुश हूँ कि मैंने वो हासिल कर लिया। धीरे धीरे राधा उस परिवार में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन गई। उसकी सफलता ने सबकी सोच बदल दी और अब घर में उसकी इज्जत पहले से भी कहीं ज्यादा हो गई थी। एक
पुराने जमाने के घर में सास कमला और बहू राधा साथ रहती थीं। राधा गर्भवती थी, लेकिन उसकी सास कमला उस पर लगातार अत्याचार करती रहती थी। कमला की सोच थी कि घर की बहू को हर काम करना चाहिए, चाहे उसकी तबीयत कैसी भी हो। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब राधा को बहुत उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी सास ने उसे आराम नहीं करने दिया। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? तू फिर से बैठ गई? अभी बर्तन धोने बाकी हैं और तू आराम कर रही है? राधा धीरे से थकी हुई आवाज में, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पेट में दर्द हो रहा है और थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। पेट में बच्चा है तो क्या हुआ? हम भी तो गर्भवती हुए थे, तब तो किसी ने हमें पलंग पर लेटने नहीं दिया था। ये नए जमाने की बहुएं बस बहाने बनाती हैं। उठ और जाकर काम कर। राधा आंखों में आंसू लिए, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी सच में हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा है कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। सास, डॉक्टर की बातें मत सुनाकर मुझे। हमारे जमाने में कोई डॉक्टर नहीं होता था। औरतें घर के सारे काम करती थीं और बच्चे भी संभालती थीं। तू तो बस आलसी है। मैं कह रही हूँ, जाकर बर्तन साफ कर। राधा धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से एक गिलास गिर जाता है। कमला की नाराजगी और बढ़ जाती है। देखा कैसे काम कर रही है, कुछ भी संभाल नहीं सकती, ऐसे बच्चे को कैसे संभालेगी? राधा रुआंसी होकर, माँ जी, मैं जानबूझकर नहीं कर रही। मेरी हालत सही नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डांडी गुस्से से, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब बस काम कर। जितनी जल्दी ये बच्चे पैदा करने का चक्कर खत्म होगा, उतनी ही जल्दी तू सही काम करना सीखेगी। राधा चुपचाप सिर झुकाकर काम करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसकी सास उसे समझने के बजाय उसे लगातार ताने मारती रहती है। राधा की जिंदगी हर दिन सास के तानों और दबाव में बीत रही थी। गर्भावस्था के दौरान भी उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसकी तकलीफें बढ़ती जा रही थीं और उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। क्या राधा की जिंदगी में कभी खुशहाल आएगी? क्या राधा कभी इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद हो पाएगी? उसके साथ आगे क्या होने वाला है, ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसकी पूरी कहानी आपसे जरूर शेयर करेंगे।